चलिए, बीपीएससी 4.0 बीएसटी की पहली क्लास है। ठीक है, सबसे पहले क्लास में पिछले बार मेरा रूटीन यही था और इस बार रूटीन वही है कि सबसे पहले अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, मंजिल तक जानी है तो क्या करना चाहिए, एक बार रास्ते को एक बार देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? रास्ते को देखना चाहिए। और रास्ते को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि रास्ते में कौन सी चीज लेकर के जाए और क्या चीज लेकर नहीं जाए, है ना, ये आपको पता चलेगा तब। नहीं कि रास्ते में क्या चीज लेकर के जाए और क्या चीज लेकर के नहीं जाए, ये पता रहेगा। तो इसीलिए उस रास्ते का नाम है कौन सा, कि अभी तक उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके एक बार पीवाईक्यू उसको जरूर क्या करिए, एक बार देखिए, समझिए, ऑब्जर्व करिए और फिर आगे क्या करिए, प्लानिंग करिए। नहीं तो ये रहा आपका पीवाईक्यूज का पहला जो क्या है, पहला क्लास है। तो इसमें अगर ये क्वेश्चन हमने उठाए, हम डायरेक्ट वहाँ पे बीपीएससी के साइट से डाउनलोड किए हैं। यहाँ पर आप जो क्वेश्चंस के देखेंगे तो कितने, लगभग 2.5 घंटे का 150 मार्क्स का पूरा क्वेश्चंस है और 150 आपके क्वेश्चंस हैं, जिसमें 3 पार्ट में क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाता है। नहीं, अब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में आपका क्या होता है, लैंग्वेज है जो कि क्वालिफाइंग है बस। पार्ट 2 में क्या है आपका जीएस का पेपर है एंड पार्ट 3 में लीव कर दिया, ठीक। एंड पार्ट 3 में जो है वो क्या है आपका जो सब्जेक्ट है, मतलब कॉमर्स के जिस सब्जेक्ट से आप पेपर दे रहे हैं, चाहे कोई अकाउंट से दे रहा हो तो अकाउंटेंसी होगा, मतलब अकाउंटेंसी से दे रहा होगा, बीएसटी से या ईपीएस से, तो आपका वो पार्ट 3 में आएगा बीएसटी का पोर्शन। ठीक, तो टोटल अगर हम बात करें पार्ट 1 की बात करेंगे तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें 30 क्वेश्चंस, जिसमें से 8 क्वेश्चंस किसके हैं, इंग्लिश के हैं। नहीं, और फिर उसके बाद क्या, उसके 22 क्वेश्चंस किसमें हैं, उर्दू, बंगाली नहीं या हिंदी। कितने क्वेश्चन, 22 क्वेश्चंस। उर्दू, बंगाली या हिंदी, हिंदी, बंगाली या उर्दू में से कोई एक रहेगा पोर्शन, और उसे कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 22 क्वेश्चंस वहां से रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसके, पार्ट 2 का, जो कि है जीएस का 40 नंबर का। तो जीएस के लिए नोट्स और किताबें मैं उपलब्ध करा दूंगा, आप उसको पढ़िए, क्योंकि स्कोर हमारा ये नहीं इंप्रूव करेगा। ठीक है, स्कोर हमारा इंप्रूव करेगा कौन सा, और हमें जो स्कोर करने हैं वो इसमें करने हैं, 80 बीएसटी वाले में। किसमें करने हैं, 80 बीएसटी वाले में करने हैं स्कोर। ठीक है, तो हमारी जो पूरी की पूरी तैयारी पर जोर होगी किस पर, 80 में बेहतर मार्क्स उठाने का। बाकी 40 में नोट्स और किताबें प्रैक्टिसेज हैं, जिससे क्या कर सकते हैं आप, इसको साथ लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा इसको साथ साथ लेके चलना है, लेकिन इस पर हाइपर नहीं होंगे। हाइपर हम किस पर होंगे, इस पर, ताकि मैं हमारा ये अपना सब्जेक्ट है और इसमें अपना मार्क्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये इसको साथ लेके चलना है और इसको क्या करना है, हाइपर करना है, किसको, बीएसटी को। चलिए सीधा चलते क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन होगा 71 से ना, क्वेश्चन होगा 70, हाँ यहाँ से रहा क्वेश्चन। और कॉमर्स के क्वेश्चंस जो भी हो, मान लीजिए चाहे अकाउंटेंसी का हो, बीएसटी का हो, ईपीएस का हो, ये ध्यान जरूर रखिएगा कि क्वेश्चंस को इंग्लिश में और हिंदी में जरूर एक बार रीड करिएगा, है ना, इंग्लिश में और हिंदी में जरूर रीड करिए, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हिंदी में आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन वही सब वर्ड, वही शब्द इंग्लिश में आसान लगेंगे, क्योंकि इंग्लिश में हम पढ़े हुए हैं, इसको जानते हैं, तो आसान लगेगा। कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश में क्या है, मुश्किल है, लेकिन हिंदी में आसान है, तो उसको हिंदी में देख लीजिएगा। मतलब इंग्लिश हिंदी में अगर क्वेश्चन, मान लीजिए आपका लैंग्वेज आप हिंदी रखते हैं कि मतलब लैंग्वेज हिंदी ही हमको पढ़ना है क्वेश्चन को, अगर हिंदी पढ़ने से समस्या आ रही है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए, एक बार इंग्लिश जरूर पलट देना चाहिए उसका। ठीक है, और नहीं समस्या आ रही और आपका क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं हम सही हैं, सही जा रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो फिर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है वहां पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस यहां से। अगर हमको पहले हिंदी से ही लेके चलते हैं, हिंदी में अगर परेशानी होगी तो हम इंग्लिश में आएंगे। पहला क्वेश्चन जो है, सामान्य साझेदारी का मुख्य नुकसान कौन सा है, और यहाँ पर क्या करते जाइएगा कि क्वेश्चंस जब हम रिपीट करते जाए तो वहां पर क्या, उसके टॉपिक जरूर लिखते जाइएगा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप है, यहाँ पर पार्टनरशिप है। अब बोलेंगे सर पार्टनरशिप तो अकाउंट्स में होता है, बीएसटी में कैसे आ गया, भैया बीएसटी में भी पार्टनरशिप है, क्योंकि ये पार्टनरशिप किस फॉर्म में है, तो देखिए जब आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ते हैं, क्या करते हैं,
फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ते हैं, नहीं नहीं बोल रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स हैं, नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, सोल ट्रेड कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको कहते हैं, या पार्टनरशिप कर रहे हैं, या कंपनी कर रहे हैं, उसमें कंपनी प्राइवेट कंपनी कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी कर रहे हैं। तो ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। किसका पार्ट है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का, जिसमें आ जाती है पार्टनरशिप। और अकाउंट्स में जो पार्टनरशिप है वहां पर हमको क्या है, पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, नहीं वहां पर पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ जो है वो केवल आपको उसके थ्योरेटिकल चीजें आएंगी वहां पर। तो बोला कि साझेदारी का मुख्य नुकसान कौन सा है। अब अलग अलग जो हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होंगे, देखिए यहाँ पर ये पूछा है क्वेश्चन 74 में पढ़िए, सोल ऑफ प्रोप्राइटरशिप का भी दिया हुआ है, तो उसका कौन सा लाभ नहीं है। मतलब यहाँ पर इस पूरे, अगर हम पेज की बात करें यहाँ पर, अगर तो देखिए व्यवसाय स्वामित्व, सहकारी समाज, प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। तो मतलब ये पूरा पेज ही अगर बात करेंगे, मतलब 71 से लेकर के, अगर हम थोड़ा सा उसको छोटा कर दे, 71 से लेकर के 76 तक, मतलब 1 2 3 6 क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ही आया, अगर आप देखेंगे तो। क्योंकि बात हो रही है स्वामित्व की, बात हो रही है प्राइवेट लिमिटेड की, बात हो रही है साझेदारी की, बात हो रही है उस किसमें पंजीकरण करना अनिवार्य है, किसमें पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है। तो अब एक चीज आप क्या करेंगे, नोट करिएगा, ठीक है, कॉपी पर नोट करना है, पहले मैं क्वेश्चन दिखाने से पहले नोट करिए। हमको क्या करना है, मैंने कहा भी था आपको कुछ दिन, हाँ कि नहीं, कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कि आपको एक क्या करना है, बुक्स को पढ़ करके, बुक्स को पढ़िए और एक नोट्स हमारे लिए क्रिएट करिए। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा था, आप ही के लिए बोल रहा था, अपने लिए इसलिए बोला था कि आप उसको करेंगे, कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मतलब व्यवसाय के प्रारूप, इसका हिंदी होगा व्यवसाय के प्रारूप। व्यवसाय की जब बात करते हैं, व्यवसाय के जो प्रारूप हैं, उस व्यवसाय के प्रारूप के ऊपर एक हमको नोट्स बना के दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला ये टॉपिक इसलिए नोट कर लीजिएगा और इसको संभाल के रखना है कि जब हम क्लास करते रहेंगे तो आपको हमको याद दिलाना कि सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ाना है, नहीं। अब इस व्यवसाय के प्रारूप में सिर्फ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में ये नहीं जान लेंगे कि कौन कौन सा ट्रेड है, उसमें कितने टाइप्स है, इसमें उसके टाइप्स के साथ उसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है, उसमें पंजीकरण करना अनिवार्य है या नहीं है, ये तमाम चीजों पर बात करेंगे। क्योंकि अगर इसको क्लियर कर लिया तो 5-6 क्वेश्चन इस बार दिख रहे हैं, तो अगली बार भी 4-5 क्वेश्चन तो दिखेंगे पक्का। और इससे पिछले बार भी आया, आप जो 2.0 1.0 की आप को देखेंगे तो वहां भी आया। अब 1.0 2.0 मैं इसलिए नहीं सॉल्व करवा रहा हूं, आगे अगर जरूरत होगी, महसूस होगी तो मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि वो मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं, यूट्यूब पे उसके लेक्चर्स हैं दिए हुए। 1.0 2.0 मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, वो भी मैं भेज दूंगा, वो इस मतलब जहां पर होंगे तो मैं उसको डाउनलोड करके भेज दूंगा, कि वहां पर आप 1.0 के बीएसटी के 1.2.0 के बीएसटी के भी अध्ययन कर सकेंगे, क्या क्या पूछा था अकाउंट्स के। बाकी यहाँ पर मैं 3.0 का करता हूँ, ठीक है। अगर जरूरत महसूस हो तो मैं उसको भी करा के दिखाऊंगा कि वहां भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का पार्ट पूछा गया। तो हम करते क्या है कि पहले ये 2-3 दिन में इसको सारे 3.0 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस उसको डिस्कस करते हैं। वहां पर मेजर जो टॉपिक्स डिफाइन, जैसे भाई मेजर टॉपिक डिफाइन हुआ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के साथ पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड जितने भी होंगे। अब इसको डिफाइन करने के बाद जब हम टॉपिक्स का आपका क्लियर कर लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, 1.0 और 2.0 का फिर से आपको रिवीजन करवा के दिखाएंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि हम कुछ अधूरा आधा अधूरा पढ़ के जा रहे हैं। आपके मन में संतुष्टि होनी चाहिए कि हम पूरा का पूरा पढ़ के जा रहे हैं, मतलब जो भी अभी तक पूछा गया है या जिस तरह से पूछा गया हम वो पूरा का पूरा जानते हैं। क्योंकि मन में संतुष्टि रहना बहुत जरूरी है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर असंतुष्टि का भाव है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ाया सर ने, 1.0 में पूछा था या नहीं, 2.0 में पूछा था या नहीं, अगर ये मन में संतुष्टि का अभाव, मतलब संतुष्टि कम हुई, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके एग्जाम पर पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके एग्जाम पर पड़े, इसीलिए पहले एक बार 3.0 को सॉल्व करने के बाद सारे टॉपिक्स मैं डिफाइन कर लेता हूं एक करके, उसके सारे टॉपिक मैं बता देता हूं। जब वो बता दूंगा फिर मैं 1.0 2.0 का मैं एक बार दिखा दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपका काम क्या है, आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा चुके हैं तो भाई ढेरों एमसीक्यूज है आपकी किताब में बैठ करके, आप उसको बढ़िया से लगाइए, ठीक है। जो उस पर डाउट होता है वो उसको पूछिए। अब क्या हो गया, मान लीजिए हम अब 100 बैठ करके दरदरा रहे हैं, उसका केवल वो क्या होगा आपके लिए, टाइम पास हम करेंगे। हम 3 घंटे में मान लीजिए अगर हम 10 20 50 करेंगे अगर एमसीक्यू, तो आप कम से कम 3 घंटे में 100 200 कर लोगे,
जो वहां पर समझ नहीं आता है आप अपने क्लासेस लीजिए, आप डाउट क्लास में पूछिए, मैं उसको बताता हूँ आपको, ठीक है, कैसी स्ट्रेटेजी ठीक है। तो फिर 3.0 से एक बार रास्ता देख लेता हूँ, रास्ते में क्या क्या साथ लेके जाना है, वो सभी चीजें साथ में ले लेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि पिछले 1.0 2.0 का जो मंजिल था क्या वही था या कुछ अलग था। अगर उसमें कुछ अलग लगेगा तो उसको भी ऐड कर लेंगे, नहीं लगेगा कि हम लोग सिमिलर जा रहे हैं तो फिर ठीक है जाएंगे। और बाकी जीएस का मैंने बता ही दिया, नोट्स है उसको कभी कभी जब टाइम पास करने के लिए पढ़ते रहिए, साथ में उसके मैथ्स के रिवीजन करते रहिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके भी नोट्स दे दूंगा, उसको आराम से पढ़ लीजिए बस हो गया, क्योंकि वहां पर अपने को चाहिए कम से कम 20 से 25 मार्क्स आ जाए, 20 तक आ जाए हो जाएगा। यहाँ 80 में अपने को बढ़ाना है, नहीं 80 में बढ़ाना बहुत जरूरी है। चलिए अब सीधा चलते क्वेश्चन के ऊपर, बहुत हो गई बातें। कह रहा है कि कौन साझेदारी का मुख्य नुकसान कौन सा है, अगर हम साझेदारी व्यापार खोलते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। भागीदारों की असीमित देयता, कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप क्यों नहीं करना चाहता, क्या रीजन होगा, बड़ी बेसिक सी प्रश्न है। कोई ही व्यक्ति, अगर आपको कोई व्यापार करना है आप सिंगल खोलने के लिए तैयार हो जाओगे, कंपनी के साथ जुड़ने को तैयार हो जाते हैं, अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदना है आप खरीद लोगे, पैसा है तो। अगर सिंगल व्यापार करना है तो कर लोगे, नहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन वही मैं कहूंगा कि आप और मैं दोनों मिलकर व्यापार करते हैं तो कितने भी, मैं गुरु और चेला का संबंध है, एक बार आप प्रश्न जरूर वहां पर आएगी, नहीं हम भी सोचना शुरू कर देंगे और आप भी, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। वो क्या है, भागीदारों की असीमित देयता, मतलब जो भी उसके पार्टनर्स होती हैं उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब दूसरा और नुकसान है, हमारा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, हमारे द्वारा की गई गलती का खामियाजा आपको भुगतना, मतलब अगर मान लीजिए उससे ज्यादा पार्टनर्स है, गलती किसी की भी हो, खामियाजा पूरे पार्टनरशिप फॉर्म को भोगना पड़ेगा। नहीं अगर हम दिवालिया हुए, नहीं तो इसका नुकसान भी आप ही को भरपाई करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आपके हिस्से तक, क्योंकि कंपनी में क्या होता है कि आपकी जो देयता होती है, लायबिलिटी होती है कितने तक, आपके हिस्से तक। आपने अगर 100 का शेयर खरीदा है तो बहुत से बहुत, अगर कंपनी डूब गई तो आपका 100 चला जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, नहीं। लेकिन अगर पार्टनरशिप में है तो 100 तो देना ही पड़ेगा, अगर उससे भी एक्स्ट्रा कोई है तो अपना सब कुछ देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है, और इसी कारण दो नुकसान जोड़ लीजिएगा, एक है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, और दूसरा नुकसान दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि एक साझेदारी की गलती का खामियाजा पूरे पार्टनरशिप फॉर्म को चुकाना पड़ता है। और इसी दोनों नुकसान के कारण कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड होने से पहले 2-3 बार सोचता है, ठीक है। अब इस तरह से प्रश्न को पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक एक चीज वहां पर क्लियर हो रही है, साथ ही नई चीज को मैं ऐड कर रहा हूं रास्ते में। चलिए अगला प्रश्न, व्यवसाय स्वामित्व का सबसे सरल रूप कौन सा है। स्वामित्व, साझेदारी, निगम, सहकारी क्या है। मतलब अगर सिंपल फॉर्म कहे, सिंपल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में ओनरशिप की बात करें, सबसे सिंपल ओनरशिप किस में मिलता है, सिंगल ट्रेड में मिलता है, पार्टनरशिप में मिलता है, कंपनी में मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलती है। क्योंकि अपने पर यहाँ पर 4 फॉर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में 4 पढ़ने पड़ेंगे। पहला मैं पढ़ाऊंगा सिंगल ट्रेड, सेकंड में पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप, थर्ड में पढ़ाऊंगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड फोर्थ में पढ़ाऊंगा आपको कंपनी, ठीक है। तो सबसे सिंपल अगर रूप की बात की जाएगी स्वामित्व के रूप में तो वो है कौन सा, स्वामित्व एकल। क्या हो जाएगा, एकल, ना ही निगम, ना ही सहकारी, ना ही साझेदारी, एकल, है ना। भाई डूबेंगे भी तो बढ़िया से और ऊपर ही जाएंगे तो बढ़िया से, कोई कहीं पर इधर इधर उधर की बात ही तो बिल्कुल नहीं होनी है। चलिए अब एक सहकारी समाज में कौन सा सिद्धांत का पालन किया जाता है, एक आदमी कई वोट, एक आदमी एक वोट, एक शेयर एक वोट, कोई वोट नहीं। सहकारी समिति में क्या होती है, 1 एक आदमी एक वोट, ठीक है। कंपनी में क्या होता है, सहकारी में क्या होती है। देखिए अगर मान लीजिए कंपनी में 3 व्यक्ति है, ए बी और सी, मान लीजिए 3 हम दोस्त है एबीसी, ए के पास एक किसी कंपनी का 10 शेयर है, बी के पास एक 11 शेयर है, और सी के पास 30 शेयर है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि वोटिंग की बात होगी, ठीक है, तो ये जो वोट करेगा उसका पावर कितना रहेगा, 10 का, उसकी वेटेज कितनी रहेगी, 10। इस ये जो वोट करेगा, मतलब किसी भी मुद्दे पर वोट करेगा या अपनी राय देगा, तो उसकी वेटेज कितनी की मानी जाएगी, 11।
और इसकी कितनी होंगी 30। इसीलिए सुनते होंगे कि अगर किसी कंपनी का 51% से ज्यादा स्टेक किसी व्यक्ति के पास है तो वो पूरे कंपनी पर कंट्रोल कर सकता है, नहीं क्योंकि उसकी वेटेज है, आदमी नहीं, वेटेज की गिनती होती है कहां पर, कंपनी में। लेकिन वहीं पर अगर सहकारी समाज में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आएंगी तो एक व्यक्ति के पास कितना है वो नहीं, नहीं उस व्यक्ति ने कितना दिया है वो नहीं। आपने मान लीजिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली, एक एनजीओ खोली है, तो मान लीजिए किसी ने 5 लाख दिया, किसी ने 10 लाख दिया, तो 5-10 से कोई मतलब नहीं है। 5 लाख वालों के वोट की कीमत, वोट की वेटेज भी उतनी होगी जितना कि 10 लाख वालों की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आदमी एक वोट। अब बात समझ गए? कंपनी में क्या हो जाएगा, जितनी उसकी वेल्थ दी गई है कंपनी को उतना उसका वेटेज उसको मिलेगा। हाँ मतलब उसकी क्षमता ना, उसकी वेट मतलब उसका स्टेक कितना है। अगर स्टेक 10% है तो उसकी वोटिंग की जो वेटेज होगी वो 10% की होगी। अगर 11% स्टेक है उसके पास तो 11% होंगी। 30% स्टेक है तो 30% वेटेज होगी। अगर भैया 51% पे आ गई तो पूरी कंपनी को ही कंट्रोल कर लेगा। हाँ ये एक आदमी एक वोट है ना, यहाँ पर एक शेयर एक वोट होता है कंपनी के केस में, 1 शेयर 1 वोट, ठीक है। इट्स जस्ट द एग्जांपल ऑफ कंपनी। अब यहाँ पर जब हम फॉर्म्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये भी चीज होगी, वोट में उसका क्या होता है, एक आदमी एक वोट, 1 मैन इज 1 वोट इज इक्वल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड 1 शेयर इज एक वोट इज द कंपनी फॉर्म्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आधे एग्जाम तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, कौन सा एकमात्र स्वामित्व का लाभ नहीं है, एकमात्र स्वामित्व का लाभ नहीं है। ये नहीं वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस बार एक व्यक्ति ऐसे मिले हैं मुझे जिसने केवल नहीं के कारण लगभग 20 क्वेश्चन गलती की है, सिर्फ नहीं कारण। तो नहीं वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उतने ही ध्यान से आंसर भी करना है। एकमात्र स्वामित्व का लाभ नहीं है, आप अपने स्वयं के मालिक है, ये लाभ है नुकसान है, लाभ नहीं है, ये तो लाभ है ना। आप सभी लाभ रखते हैं, ये भी लाभ है, जितना भी प्रॉफिट होगा सब आप ही रखेंगे, ये लाभ ही हुआ ना, अच्छी बात है। अपने पास अधिकतम गोपनीयता है, मान लीजिए केवल आप ही उस व्यवसाय को चला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गोपनीयता आपकी बनी रहेगी। भाई अगर केवल तेज को हम चला रहे हैं तो हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं जानता कि तेज की स्थिति कैसी है, क्या है, किस तरह से है। इसके बाद अपना व्यवसाय स्थापित करना, संचालित करना सरल है, ये भी ठीक। बाद में अपने कानूनी ढांचे को बदलना मुश्किल है, क्या बात कर रहे हैं, ढांचा बदलना मुश्किल है क्या, हम अपने हिसाब से बदल लेंगे, तो ये लाभ नहीं है, बाकी सारे क्या है, लाभ है। आंसर क्या हो जाएगा, ई। आंसर क्या हो जाएगा, ई। बड़े सरल थे प्रश्न, केवल मैं कहता हूं कि भाई आप अच्छे से जाकर के बैठो, सोचो, फिर क्वेश्चन करो। हाँ, और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और कहीं अच्छे पॉजिटिव लोग भी बीच में रहिए, मेरे साथ रहिए, अच्छे से एग्जाम ऐसे ही पास हो जाएगा आधा, है ना। अब इतना उसमें पढ़ लेते हैं कि भाई मैं ये हमेशा कहता हूँ कि एक बार आप रास्ता देखिए कहां पर है, सिर्फ कंटेंट पढ़ते जा रहे पता चल रहा है कि कहां से कितना प्रश्न पूछा ये पता ही नहीं है, किस तरीके से पूछा, क्या टॉपिक पूछा था। कौन सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नुकसान नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नुकसान नहीं है, जटिल खाता, साझा स्वामित्व, लचीलेपन की कमी, व्यक्तिगत वित्तीय दायित्व या पूंजी जुटाने में आसानी, कौन सा नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नुकसान कौन कौन सा है, तो भाई स्वामित्व तो क्या रखना पड़ता है, साझा रखना पड़ता है, ये नुकसान ही है ना। अब आपकी गोपनीयता सबको पता चलेगी। प्राइवेट कंपनी में लचीलेपन की कमी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है, नहीं जब मन होगा तब छुट्टी लेके नहीं जा सकते, जब उस बॉस का मन होगा तब, लचीलेपन कम हुआ ना। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है जैसे ओएनजीसी में काम करते हैं, जब मन होगा छुट्टी लगा दीजिएगा। चलो, व्यक्तिगत वित्तीय दायित्व, सबका अपना अपना अलग अलग वित्तीय दायित्व दिया गया है, आप ही से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर सेल में आप है तो सेल से जो भी चीज होगा आप ही से पूछा जाएगा, तीसरा कोई नहीं होगा। अगला है जटिल खाते, खाते भी क्या होते हैं, जटिल होते हैं, क्योंकि बहुत सारा आरओसी ये सारा कुछ करके, क्योंकि कंपनी के केस में पेपर्स वर्क बहुत ज्यादा होते हैं। पूंजी जुटाने में आसानी होती है, हाँ या ना, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी अपना शेयर तो जारी कर ही नहीं सकती मार्केट में, जो उसके आपस के जो क्या है ओनर है वही मिलकर कैपिटल देंगे। जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं, प्राइवेट कंपनी स्टार्ट किए हैं, तो उसका उसमें कैपिटल कितने लोगों का लगा हुआ है, 5 ही लोगों का लगा हुआ है, तो 5 लोगों से कैपिटल जुटाना आसान है,
इन कंपैरिजन पब्लिक कंपनी जहां पर 5 लाख लोगों के बीच शेयर जारी करना है, फिर वहां पर पैसा इकट्ठा करना है, फिर जुटाना है, फिर व्यापार करना है, तो पब्लिक कंपनी का ये नुकसान नहीं, ये फायदा है। सॉरी, प्राइवेट कंपनी का ये नुकसान नहीं, ये क्या है, फायदा है। बोला नुकसान नहीं है, ये सारा नुकसान है, ये नुकसान नहीं है, ये क्योंकि ये लाभ है, ये फायदा है। नुकसान नहीं मतलब फायदा, ठीक है। तो फायदा है पूंजी जुटाने में आसानी, बाकी सारे के सारे नुकसान है, इसीलिए 75 का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, के मामले में पंजीकरण अनिवार्य है, एकमात्र स्वामित्व के मामले में पंजीकरण अनिवार्य है क्या, नहीं। पार्टनरशिप में पंजीकरण अनिवार्य है या नहीं, ऐच्छिक होता है, नहीं, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक होता है, हाँ। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन एक बात करिएगा, देखिए अब पार्टनरशिप की जहां बात होती है तो अब दो तरह के पार्टनरशिप चलते हैं। यदि आपने भारतीय साझेदारी यदि आपने भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। ध्यान सुनिए, लिखिए मत, सुनिए ध्यान से। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के दिन पार्टनरशिप करते हैं, तो वहां पर रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ऐच्छिक होता है। क्या होता है, ऐच्छिक होता है। आप लिख लीजिएगा, ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐच्छिक नहीं। लेकिन यही पार्टनरशिप अगर एलएलपी में आ जाएगा, एलएलपी जानते हैं ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व वाली साझेदारी, जो कि एक्ट है कितना, 2009। अगर पार्टनरशिप इसके तहत स्थापित हुई है तो यहां पर क्या हो जाएगा, पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। बिना पंजीकरण के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक और बता देता हूं, अगर पार्टनरशिप एलएलपी 2009 के अंतर्गत है तो पंजीकरण करना अनिवार्य है, और अगर पार्टनरशिप भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अधीन है तो क्या है, पार्टनरशिप ऐच्छिक है। एक चीज, यहां पर जितने भी पार्टनर्स होते हैं, कहां पर, 2009 के अंतर्गत, सब जो साझेदार का जो दायित्व होता है वो क्या होता है, सीमित होता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। लेकिन वही अगर साझेदारी भारतीय साझेदारी 1932 के अधीन है तो वहां पर दायित्व क्या हो जाएगा, असीमित। और यही एक बड़ा नुकसान भी होता है ना, ठीक है, असीमित हो जाएगा। यहां पर अगर मान लीजिए कि मैंने गलती की थी, इसका खामियाजा पूरे फॉर्म को भुगतना पड़ेगा या आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भी बिल्कुल सब कुछ अलग अलग होता है। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म दो अलग अलग लोग होते हैं। कहां पर, 2009 में, क्योंकि दायित्व क्या है, सीमित है, और रजिस्ट्रेशन क्या करना होगा, अनिवार्य। याद रखिएगा, साझेदारी अगर 2009 के अधीन है तो क्या क्या चीजें हो जाएंगी, पंजीकरण अनिवार्य, साझेदारों का दायित्व सीमित, एंड तीसरी चीज क्या, पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स का जो अस्तित्व होगा बिल्कुल अलग अलग होगा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में क्या हो जाएंगे, पंजीकरण ऐच्छिक, साझेदारी का दायित्व क्या हो जाएगा, असीमित हो जाएगा, एंड तीसरी चीज लास्ट में क्या हो जाएंगे, हाँ फर्क पड़ेगा। मतलब अगर हमने गलती की तो उसको हमें पूरे फॉर्म को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो नहीं लिखा है कि साझेदारी भारतीय साझेदारी 1932 का है कि 2009 का है, कोई स्पष्ट तो नहीं है। तो स्पष्ट नहीं है तो आंसर नहीं करेंगे, वीडियो करके बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ अभी टाइम लगेगा लिखने में, बस उनको समझाने दीजिए, सुनते रहिए खाली ध्यान से, आधा वही क्लियर। कंपनी, हाँ एक फॉर्म्स और भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय, ये भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंतर्गत आता है, ये छूट गया था। एक HUF आता है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार, एक एकल स्वामित्व आ गया, साझेदारी आ गया, कंपनी आ गया, मतलब 4 फॉर्म्स पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अनिवार्य केवल कंपनी के मामले में होता है, हाँ साझेदारी में भी अनिवार्य है, कब, यदि क्या होगा, यदि LLP 2009 के अंतर्गत है, मतलब यदि हमारा साझेदारी 2009 को फॉलो करता है तो पंजीकरण अनिवार्य है, अगर 1932 को फॉलो करता है तो पंजीकरण ऐच्छिक है। अपने, हाँ अपने इच्छा पर निर्भर करता है, पार्टनर्स की इच्छा पर निर्भर करता है, करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते। चलिए एक उसका क्या है सर, ये कंपनी होगा ना, एक डैश वह व्यक्ति हो जो व्यवसाय के लिए कुछ पूंजी प्रदान करता है लेकिन व्यवसाय के प्रबंधन में सक्रिय भाग नहीं लेता है।
टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा, अलग अलग पार्टनर होगा, तो अलग नहीं, कोई होते एक्टिव पार्टनर है, नहीं स्लीपिंग पार्टनर होता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पार्टनर जो क्या करेगा, व्यवसाय के लिए पूंजी प्रदान तो करेगा, लेकिन उसके उसमें उसके व्यापार में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा, उसको क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए क्या, कोई बच्चा फीस तो भर दिया लेकिन पढ़ने नहीं आ रहा है, उसको क्या कहेंगे? सोता हुआ कहेंगे ना। एक होता है इनएक्टिव, एक होगा कि सो ही गया भाई, है ना, एक्टिव पार्ट ही नहीं ले रहा है। बिजनेस को मैनेज करना एक्टिव पार्ट ही, वो निष्क्रिय नहीं हुआ, एक हो गया, एक हो गया सक्रिय, एक हो गया निष्क्रिय। सक्रिय पूंजी भी दिया, सब कुछ दिया, भाग भी ले रहा है। एक होता है इनएक्टिव, कुछ दिन के लिए, और वो कह दिया कि नहीं भैया हम कभी कुछ करेंगे ही नहीं, तुमको जो करना है पैसा हम दे दिए, जानो तुम। तो वो जानो तुम वाला क्या हो जाएगा हमारा, जानो तुम वाला हो जाएगा हमारा सोता हुआ साथी, स्लीपिंग पार्टनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सोता हुआ साथी, स्लीपिंग पार्टनर्स उसे कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अब यहां से बिल्कुल अब बदल गया सारा कुछ, मतलब 7 क्वेश्चंस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से कितने क्वेश्चन आ गए? 7। वहां पर लिख लीजिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के ब्रैकेट में दे दीजिए लिख करके 7 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आए थे? 7 क्वेश्चन आए थे, याद रखना है। कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अब कर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक हो गया कौन सा, प्रत्यक्ष कर, दूसरा क्या हो गया, अप्रत्यक्ष कर, मतलब डायरेक्ट टैक्स, और एक हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो बोल रहा है कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, मतलब सारे अप्रत्यक्ष कर है, एक ऐसा कर है जो प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर नहीं है। कौन कौन सा आ जाएगा? जीएसटी प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? देखिए वह जो हम दूसरों के थ्रू पे करते हैं, जैसे मानिए वस्तु हमने खरीदे, उस पर हमको बोलते हैं टैक्स लगता है, तो टैक्स आप तो सरकार को डायरेक्ट नहीं भरते हैं, हम तो किसको देते हैं उस टैक्स का पैसा? सेलर को, सेलर भरता है, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। बिक्री कर, सेवा कर, ये सारे क्या है? अप्रत्यक्ष है। लेकिन हमारा इनकम टैक्स कोई दूसरा नहीं पे करेगा, हम खुद पे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कर है। नहीं नहीं, ये प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। तो बोला अप्रत्यक्ष कर नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष कर होना चाहिए, तो प्रत्यक्ष कर का एग्जांपल कौन हो जाएगा? आयकर। आंसर आ जाएगा डी, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आ गया उससे, लेकिन कितना मतलब पार्टनरशिप से भर भर के क्वेश्चन पूछा है। फिर क्या, फिर देखिए, एक भागीदार जो साझेदारी फर्म को अपने नाम का उपयोग करने की अनुमति देता है, लेकिन किसी भी पूंजी का योगदान नहीं करता है, व्यवसाय के प्रबंधन मामलों में भाग नहीं लेता है। हम अपना नाम तो देंगे, ना ही पूंजी देंगे। पॉपुलर आदमी है, मान लीजिए क्या है, हम बहुत पॉपुलर आदमी हैं, आप हमारे साथ व्यवसाय करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि भैया मैं अपना नाम तो दूंगा रजनीश, लेकिन ना ही इस पार्टनरशिप फर्म को क्या करूंगा, कैपिटल दूंगा, और ना ही मैनेजमेंट में भाग लूंगा। आपको मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं वरना रहो। ठीक है, क्योंकि भाई कहने के लिए हो जाएगा ना कि भाई तेज अकेडमी के सर भी पार्टनर है, एक विश्वास। मान लीजिए हमारी, तो हमारी क्रेडिबिलिटी के कारण आप सर आपको रहना 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 है, तो मैंने कहा कि ठीक है भैया मैं अपना नाम तो दूंगा, नाम मेरा यूज, हम आपको ना ही क्या करेंगे, ना ही आपको पैसा देंगे और ना ही प्रबंधन में भाग। कहा जाता है नाम मात्र का साथी, नॉमिनल पार्टनर। क्या कहते हैं उसको? नाम मात्र का साथी, नॉमिनल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भागीदार एक निवेशित व्यक्ति है जो साझेदारी के दैनिक संचालन में शामिल है, दैनिक संचालन में भाग लेता है, उसको आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं लोग भाग, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, नहीं इडा, इसका फुल फॉर्म यहां पर दिया होगा, देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आपको एक नया टॉपिक बनाना है, नाम देना है टॉपिक एडा। तो एडा की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1990, नहीं सिख नहीं, 1999। कौन से जो अलग अलग उसके स्थापना कब बना, आईएमएफ को क्या बताऊंगा, उसके उद्देश्य, उसका
उससे कम, ठीक है। रिक्वायर्ड मेंट फॉर रजिस्टरिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर एक पब्लिक लिमिटेड करनी है, शेयर होल्डर की जरूरत है, 5 शेयर होल्डर, 6 शेयर होल्डर और 8 शेयर। शेयर होल्डर कितने शेयर होंगे? मिनिमम 7, जितने शेयर होंगे। प्राइवेट कंपनी में क्या होगा रजिस्टर करने के लिए? कम से कम 2 व्यक्ति। नहीं, आंसर यहां पर कितना हो जाएगा? 7 शेयर। आगे बढ़िए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी शुड हैव, दो कुछ कितना हो जाएगा? 2। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम वही है। मैंने उस दिन कहा था ना कि जिसको कम लेना है उसको हम ज्यादा वेटेज देते हैं, जिसको वेटेज देना चाहिए उसको कम वेटेज देते हैं। जीएस के पीछे लगे पड़े हैं, और उस लगे पड़े होने के चक्कर में बीएस, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम जीएस को छोड़ करके, और वही स्ट्रेटेजी मैंने इस बार फॉलो, अब यहां तक जो मान लीजिए तुम आपसे बिल्कुल करेक्ट नहीं, 10 to 10, तो भाई 13 में 14 हो जाएगा, तो लगभग कितने परसेंट हो गए पता है? 80 to 90% की एक्यूरेसी आपकी मेंटेन है। और वही 80 to 90% की एक्यूरेसी क्या करनी है हमको? अपनी रखनी है। कम से कम 80 से 90% एक्यूरेसी हमारा मेंटेन रहे। इक्विटी शेयर आर, इक्विटी शेयर किस तरह का होता है? नॉन रिडीमेबल होता है, रिडीमेबल होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है। रिडीमेबल इक्विटी शेयर क्या होती है? देखिए इक्विटी शेयर क्या होती है? इक्विटी शेयर ट्रांसफरेबल होती है, नॉन रिडीमेबल होता है, ये भी इक्विटी शेयर भी हो सकता है, नॉन रिडीमेबल भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इक्विटी शेयर है तो रिडीम करने की तो बात होगी नहीं, इक्विटी शेयर को रिडीम करने की बात होगी नहीं। रिडीम किसको किया जाता है? या तो डिवेंचर को, या तो प्रेफरेंस शेयर को। इक्विटी शेयर तो मालिक अपने आप को रिडीम क्यों करेगा? ठीक है, तो रिडीम नहीं आएगी। इक्विटी शेयर क्या ट्रांसफरेबल होती है? बिल्कुल होती है। अगर मान लीजिए हमने किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा, तो मैं आपके नाम पर ट्रांसफर कर सकता हूँ, भेज सकता हूँ ना, बिल्कुल भेज सकता हूँ। तो ट्रांसफरेबल भी है। तो इक्विटी शेयर का नेचर किस तरह का होता है? ट्रांसफरेबल होता है। रिडीमेबल, इरिडीमेबल से इक्विटी शेयर कोई लेना देना नहीं है। अब वहां पर एक लिखिए कि हमें एक नोट्स बनाने हैं, नोट्स ऑन इक्विटी, इक्विटी इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस एंड किस पर? डेप्ट, डिवेंचर, डेप्ट नहीं डिवेंचर लिख लीजिए। मतलब हमको एक बार इस तीनों के बीच में तुलना करना है, इसका तुलनात्मक अध्ययन करना है, नहीं कि इक्विटी प्रेफरेंस और डिवेंचर का तुलनात्मक अध्ययन, ये हमारा टॉपिक रहेगा। अभी तक 2 मेजर बड़े बड़े टॉपिक निकल के आए हैं, कौन कौन सा? एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, और एक हम नहीं, ईडा तो वो व्यावसायिक संस्थान में आएगा, उसमें तो अभी और जुड़ेंगे। बाकी जो बड़े टॉपिक है वो ये कि इक्विटी प्रेफरेंस और डिवेंचर्स के तुलनात्मक अध्ययन के बीच में तुलना करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में पढ़ लेता हूं। कहता है खाली स्थान जिसे आमतौर पर साधारण शेयर के रूप में जाना जाता है, एक आंशिक स्वामित्व है जहां प्रत्येक सदस्य एक आंशिक मालिक है और एक व्यापारिक चिंता संबंधित अधिकतम उद्यमशीलता दायित्व की शुरुआत करता है। संचयी, पसंदीदा शेयर, इक्विटी शेयर, बोनस शेयर, विश्वसनीय पसंदीदा शेयर। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। ए खाली स्थान, नॉर्मली नोन एज ऑर्डिनरी शेयर, ऐसा कौन सा शेयर है जिसको ऑर्डिनरी शेयर के नाम से जानते हैं? दूसरा है वेयर ईच नंबर इज अ पार्ट ऑफ ओनरशिप, वो ओनरशिप का पार्ट लेकिन है। देखिए क्या कह रहा है? ऑर्डिनरी शेयर है लेकिन पार्टनर क्या है? ओनरशिप का पार्ट है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, देखिए जब क्वेश्चन बड़ा हो तो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़िए। कैसे पढ़ते सोचेंगे ध्यान से, मैं ये सिखा रहा हूं तरीका, आप एग्जाम में कैसे पढ़ोगे।
नॉर्मली नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। पहला तो क्या होना चाहिए, ऑर्डिनरी शेयर होना चाहिए। दूसरा क्या कहा, वो ओनरशिप का पार्ट भी होना चाहिए। चलिए ये भी हो गया, 2 पॉइंट हो गए। वेयर ईच नंबर इज अ फ्रैक्शनल ओनर एंड इनिशिएट मैक्सिमम इंटरटेन्योर लायबिलिटी। अगर हम व्यापार में ऐसा कौन सा शेयर होल्डर है जिसको सबसे ज्यादा क्या रहता है, उद्यमशीलता की सबसे ज्यादा दायित्व होती है, किसके पर, इक्विटी वाले के ऊपर। कि अगर मान लीजिए सारा कुछ पेमेंट करने के बाद कुछ बचा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो मालिक हैं, मालिक का ताव वही होता है। बचा तो ठीक है, नहीं बचा तो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्विटी शेयर। 85 का क्या हो जाएगा, सी, इक्विटी शेयर। क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इज प्रॉफिटेबल, लीस्ट रिस्की, मोस्ट रिस्की, नॉन प्रॉफिटेबल। अगर आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो रिस्की ज्यादा है या कम रिस्की है, रिस्की है ना, क्योंकि अगर कंपनी डूबी तो आप ही का पैसा जाएगा। हाँ, यहीं पर अगर प्रेफरेंस डाल दे तो, प्रेफरेंस डाल देगा तो नॉट रिस्की, लीस्ट रिस्की, बहुत कम कम चांसेस है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोस्ट रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। नहीं, क्योंकि खुद मालिक सब नहीं बन सकते हैं, सारा बिजनेस सभी आदमी बिजनेस नहीं कर सकते। अगला है, शेयर वारंट्स आर इश्यूड बाय विच कंपनी। शेयर वारंट्स किस कंपनी के द्वारा यूज किया जाता है, एनजीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एचयूएफ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। शेयर वारंट्स जो है वो केवल और केवल कौन जारी कर सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये ध्यान रखिएगा, शेयर वारंट कौन जारी कर सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी तो अपना शेयर जारी ही नहीं कर सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। चलिए एक और टॉपिक लिखिएगा, एक और टॉपिक लिखिएगा, नोट्स ऑन, नोट्स ऑन, नोट्स ऑन शॉर्ट, शॉर्ट मीडियम, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा और उसमें एग्जांपल साथ में देना है हमको, ठीक है। कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस में, शॉर्ट टर्म फाइनेंस किसको कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन सा फाइनेंस का पार्ट आता है, क्योंकि ये फाइनेंस मतलब रिसोर्स, ठीक है। मीडियम टर्म फाइनेंस में क्या क्या आता है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस में क्या क्या आता है। खाली गलती मत करिएगा, पढ़ के जाइएगा तो एग्जाम में गलती नहीं करिएगा, बड़ा दुख होता है वहां पर, क्योंकि इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए हैं, अतरी दुआ जाता है इसमें। फॉलोइंग आर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लोन शॉर्ट टर्म फाइनेंस है क्या, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की अवधि क्या होती है, नहीं 1 साल के भीतर, 1 साल के भीतर वाला, मतलब वह फाइनेंस जिसकी समयावधि 1 साल के भीतर हो। लोन तो 1 साल के लिए नहीं मिलेगा, 1 साल से ज्यादा ही के लिए मिलेगा। मॉर्गेज लोन भाई बहुत बड़ा लोन होता है। बॉन्ड्स भी क्या होता है भाई, क्या होती है, लॉन्ग टर्म में होती है। एक ही बचता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी ले लिए, ओडी आपके पास है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, अभी ले लिए, कुछ दिन में पैसा आया, फिर जमा कर दिए, फिर वो शिफ्ट हो गया। क्योंकि एसबीआई में तो नहीं, जैसे एचडीएफसी में जब बैंक बैलेंस चेक करिएगा, चेक बैलेंस, तो वहां पर दिखा रहेगा मेन बैलेंस, मेन बैलेंस प्लस ओडी प्लस होल्डिंग। नहीं, अब जैसे मान लीजिए कि आपने क्रेडिट कार्ड, आपको मिला हुआ लिमिट 1 लाख का, आपने उसमें से 50,000 एक्सपेंस कर दिए, तो आपकी होल्डिंग कितनी दिखेगी, 50,000 मतलब होल्ड कर लेगा, केवल आपको दिखेगा 50,000। ओडी आपको मिला हुआ तो वो दिखेगा, और मेन बैलेंस आपका दिखेगा। जब आप एचडीएफसी में चेक करिएगा, तो एचडीएफसी का जो अगर एप्लीकेशन में चेक करिएगा तो इस तरह से दिखाता है, बाकी एसबीआई में नहीं दिखा, एसबीआई में मेन बैलेंस दिखाता है। हाँ, अब मान लीजिए कि होल्डिंग आप, क्योंकि जितना आपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया, 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, 50,000 यूज कर लिया, तो 50,000 तक होल्ड हो जाएंगे। जब तक आप 50,000 नहीं चुकाएंगे तो जो सॉरी रिमेन लिमिट होगी वही दिखाता रहेगा। हमारे 50,000 का था, 1 लाख का था, तो अब हम केवल 50,000 यूज कर लिए, तो केवल 50,000 ही बैलेंस दिखाएगा, वही 50,000 हम यूज कर सकते हैं। ये क्योंकि ये होल्ड है, जब तक कि आप पूरा पेमेंट कर नहीं देते हैं। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। कैसा लग रहा है ना। चलिए आधे क्लियर हो जाएंगे एग्जाम से पहले, और आधे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद बिल्कुल फिर खत्म। चलिए हो गया, वेयर वाज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज सेटअप इन इंडिया। अब हमारा एक टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज, लिखिएगा
स्टॉक एक्सचेंज पे पूरा मैं चैप्टर बना के दूंगा आपको, स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें ये बताऊंगा स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, अभी तक भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज खुले और कितने स्टॉक एक्सचेंज बंद हुए, हमारा यही टॉपिक बनता है। कितने हुए अभी तक, कितने टॉपिक हुए अभी तक? चार नहीं होंगे, ज्यादा हो गए होंगे। चार नहीं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, हाँ दो, ठीक है, अच्छा वो तो संस्था में आएगी, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज पूरी इस पे मैं डिटेल दूंगा आपको, स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। एक मिनट पूरी क्लास ही होगी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जिसमें पूरा मैं स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन करूंगा, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज कब कहाँ स्थापित हुआ और उसको कंट्रोल कौन करता है, ठीक है। उसकी कंट्रोलिंग बॉडी है सिडबी, सिडबी भी उसी में क्लास में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो एक स्टॉक एक्सचेंज पर सारी खाली टॉपिक लिखते जाइए, ठीक है, ये जरूर लिखिएगा निश्चित रूप से। तो भाई अगर हम फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो उसका नाम है बॉम्बे 1875, लिख लीजिएगा। ये फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज बॉम्बे 1875, ठीक है, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, इसमें कितने बंद भी हो गए हैं बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज, इसके भी जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है ना कौन से बंद हो गए हैं अभी तक, इसीलिए पूरा नोट्स इस पर। नेट प्रॉफिट इज द, नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, बोला अमाउंट ऑफ मनी योर बिजनेस अर्न बिफोर डिडक्शन ऑल ऑपरेटिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स पेयर ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। प्रॉफिट अ बिजनेस मेक बिफोर सब्सट्रैक्टिंग ऑल द कॉस्ट दैट आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग its product or service. Amount of money your business earns after deducting all operating tax expenses over a given period of time. Profit a business makes after subtracting all the costs that are related to manufacturing and selling or service. Amount of money, net profit किसे कहते हैं? तो बोला कि अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, एक लेके आ रहा है, बाद में शो कर देंगे, इसको दिखा दो जो रखा हुआ है उसमें एक अटैच करके देखना, उसमें इंटरनेट नहीं पकड़ रहा है। आप लोगों को प्रॉब्लम तो याद नहीं रहती है, मुझको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों याद रहता है। अमाउंट ऑफ मनी क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मनी योर बिजनेस अर्न्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑपरेटिंग इंटरेस्ट टैक्स एक्सपेंसेस ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब प्रॉफिट क्या है, अमाउंट ऑफ मनी, आपका एक बिजनेस है जो कि सभी तरह के ऑपरेटिंग इंटरेस्ट और टैक्स एक्सपेंसेस को काटने के बाद निकल के आएगा, उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट भी घटा लेंगे, उसमें से टैक्स एक्सपेंसेस भी घटा लेंगे, उसमें से इंटरेस्ट भी घटा लेंगे। नहीं, अब इस पर एक लिखिएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का, मैं आपको चार्ट बताऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का एक मैं आपको चार्ट दूंगा, चार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, मेरे पास है बना हुआ, मैं आपको एक क्लास में बता दूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। और यहाँ पर जो अलग अलग प्रश्न निकल के आते हैं अलग अलग तरीके से, जिसमें कंट्रीब्यूशन आएगा, वेरिएबल कॉस्ट आएगा, फिक्स कॉस्ट आएगा, उसकी चर्चा भी करते हैं। चार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का एक चार्ट आपको पूरा बता के दूंगा, ठीक है। चलिए, हाउ कैन अ मेंबर रिजाइन फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से एक मेंबर कैसे रिजाइन कर सकता है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जैसे ही वो अपने कैपिटल को विड्रॉ करेगा उसी दिन रिजाइन हो जाएगा। अन्य सभी में आप विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं सिंगल ट्रेड है विड्रॉ कर सकते हैं, खत्म नहीं होगा। कंपनी पार्टनरशिप में विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए शेयर हमारे पास 1 लाख का था, हम 90,000 का शेयर रखे रहेंगे, 10,000 का शेयर विड्रॉ कर लेंगे या बेच लेंगे। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की जैसे हम बात करेंगे, वहां पर जैसे ही आपने कैपिटल क्या किया, निकाला, आपकी रिजिग्नेशन, बस, ठीक है। आपने कैपिटल विड्रॉ किया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, रिजाइन। रिजाइन कैसे कर सकते हो, आप अपने सारे कैपिटल को वहां से निकाल लो, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, रिजिग्नेशन हो जाएगा वहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड करने के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स, 4 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स, 6 डायरेक्टर्स। मेंबर कितने होने चाहिए पब्लिक लिमिटेड को रजिस्टर्ड करने में? 7 शेयर होल्डर होने चाहिए और 3 डायरेक्टर होने चाहिए। कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 3 डायरेक्टर होने चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन का रूल समझ लीजिए, 3 डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए और मिनिमम शेयर होल्डर कितने होने चाहिए?
मिनिमम शेयर होल्डर 7, मिनिमम शेयर होल्डर कितने होने चाहिए? 7। और वहीं पर अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात होगी, पीवीटी की, तो कितने होने चाहिए? 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर एंड 2 शेयर होल्डर, 2 डायरेक्टर एंड 2 शेयर होल्डर। ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो? प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन की बात होगी तो कितनी? 7 शेयर होल्डर और 3 डायरेक्टर्स। 7 शेयर होल्डर और 3 कितने हो जाएंगे? डायरेक्टर्स। चलो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैज इट्स हेडक्वार्टर्स अंकटाड। ये वर्ल्ड लेवल की संस्था नहीं बोला, IBRD, IMF, अंकटाड मैं पढ़ाऊंगा। तो अंकटाड का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये कहां पर स्टेब्लिश है? ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये सारी कुछ याद करने पड़ेंगे। तो मैं सारा जितने भी वर्ल्ड लेवल के अलग अलग संस्था है उसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें उसके हेडक्वार्टर कहां पर है, कब स्टेब्लिश हुआ, उसके उद्देश्य जब बताएंगे तो ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? स्टेटमेंट फॉल्स है। 94 कहता है कौन सा मूल्य ह्रास व्यय को आय विवरण व्यय या डेबिट के रूप में दर्ज किया जाता है जिससे शुद्ध आय कम हो जाती है? सही है, गलत है? कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नहीं, कि हम मूल्य ह्रास डिप्रिसिएशन को कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। और जिससे क्या होता है? हमारा आय घट जाता है ना, कि नहीं घटता है? आय घट जाता है। संचित मूल्य ह्रास को तुलन पत्र पर अलग से दर्ज नहीं किया जाता है, इसके बजाय उसे एक अनुबंध परिसंपत्ति खाते में क्रेडिट के रूप में दर्ज किया जाता है जिससे अचल संपत्तियों का मूल्य कम होता है। ये भी ठीक है। सामान्य मूल्य ह्रास खाता प्रकृति में एक ऋण है क्योंकि ये एक व्यय है। यह ऋण है क्या? नहीं, इसको ऋण क्यों मानेंगे? ये ऋण बिल्कुल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। मूल्य ह्रास व्यवसाय के लिए एक व्यय है और इसीलिए एक नाम मात्र खाता है। ये सही है ना? ऋण है इसलिए व्यय नहीं है, वो नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल फॉल्स है। बाकी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, आज इतना तक रहने दी 23-24 क्वेश्चन। ठीक है, 94 तक, क्योंकि थोड़ा सा वो आए हैं तो मैं सोचता हूँ कंप्यूटर दिखा ही दूं, क्योंकि फिर वो चले जाएंगे तो फिर कंप्यूटर दिखा नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, तो एक बार बहुत सारे टास्क हैं, इसको आप एक बार जितना उसमें हाथ पर चला सकते चलाइए। और ये सारे टॉपिक आपको 12th की BST 11th की BST में खोजेंगे तो मिल जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मिल जाएगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के रूप में मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के रूप में मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा क्योंकि हम भी किताब से ही पढ़ाएंगे। तो आपके पास किताबें हैं तो अब 11-12 दोनों ले लीजिए। अब समय आ गया थोड़ा सी, 11-12 दोनों लीजिए क्योंकि तो हाँ सेम टू सेम 11-12 दोनों ले लीजिए। हिंदी ले लीजिए, एक समान पड़े, थोड़ी सी खर्चा और एक्सपेंस। ठीक है, बस महादेव की इच्छा कि वो जो खर्चा कर रहे हैं बस अपने एफर्ट्स को बनाए रखे और उसका रिजल्ट में परिवर्तन हो जाए। तो 10,000, 40,000, 50,000 का कोई एक्सपेंस नहीं दिखेगा। अभी जानते हैं बहुत ज्यादा आप लोग खर्च किए यहाँ तक पहुंचने के लिए, लेकिन कुछ और सही, बस कुछ दिन के लिए और बाकी इस पर ठीक, सब कुछ ठीक है। कल इसके 95 से करेंगे और इसका प्रिंट जरूर निकाल लीजिए। ठीक है, और कैसे निकालना है तो देखिए, अगर वहां पर नहीं मिले, आपको बीपीएससी की साइट पर नहीं जाना है, सुनिए ध्यान से, एप्लीकेशन पर जाइएगा। जो नहीं भी डाउनलोड किया उनके लिए भी है, एप्लीकेशन पर जाइए, सारा मैंने फ्री रखा हुआ है। एप्लीकेशन पर जाइएगा, हाँ उस पर है जाकर के। ठीक है, तो वहां से एक बार कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कंटेंट सेक्शन में PYQs के रूप में होगा लिखा हुआ 1.0, 2.0, 3.0। ठीक है, तो 1.0, 3.0 में निकाल लीजिएगा पहले। 1.0, 2.0, 3.0 में सिर्फ अगर आप BST हैं तो केवल BST निकालेगा, अकाउंट्स की निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसमें PDF है, उसको आप डाउनलोड करके किसी को भेज सकते हैं, वहां से निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसका आपको खोजने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको जरूर कल आज निकाल लीजिए और कल इसको लेके आइएगा। इसमें 94 तक जो क्वेश्चंस करवाए उसको रिवाइज करिएगा, फिर इसके आगे कल, मतलब 2-3 दिन लगेंगे हमको। कल शुक्रवार है ना, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन में पूरा मैं एक बार जितने क्वेश्चन हैं सबको रिपीट कर देता हूँ, 80 के 80 क्वेश्चन। इसके बाद में जो जो कंटेंट आ गई उसके मैं एक स्टेटमेंट लिस्ट बना करके दे दूंगा कि हाँ ये चीज हमको यहाँ से मिला और ये चीज हमको पढ़ाना है और यहाँ से BST हमको क्लियर करना है। ठीक है, ये इसके नोट्स रहेंगे, वहां से सपोर्ट और इसके यहाँ सपोर्ट। उसके बाद सोमवार मंगलवार से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए।